नमस्कार, कैसे हैं? नमस्कार, मैं राकेश आप लोगों के सामने स्वागत करता हूं और करंट अफेयर की 10वीं क्लास आप लोगों के सामने है। पीसीएस 2024 और आरओ 2023 जिसकी परीक्षा की अभी 11 फरवरी को आपकी होगी आरओ की, और पीसीएस जो कि संभावित है 17 मार्च को। इसके लिए एक वर्ष के इर्द गिर्द में हम लोग करंट अफेयर्स देख रहे हैं। करंट अफेयर्स निश्चित रूप से इससे बाहर नहीं आएगा जितने मैं करा रहा हूँ। वर्तमान में जितनी स्थापित मानक किताबें हैं करंट अफेयर्स के लिए उसका प्रयोग किया जा रहा है, प्लस खुद से जो हम अपने नोट्स रेडी करते हैं उसका प्रयोग करके अल्ट्रा इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की सीरीज़ में ये क्वेश्चंस आपको कराए जा रहे हैं। करंट अफेयर देखा जाए तो कम से कम 8 महीने का हमें करना चाहिए। आखिरी के 6 महीने का करंट अफेयर बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, बहुत विस्तृत करना पड़ता है। तो उसी प्रिंसिपल पे काम करते हुए हम लोग नेक्स्ट वीडियो आप लोग के सामने लेके आए हैं, और इसको आप लोग लिखते रहिएगा अगर क्लास वाइज, तो निश्चित रूप से आपको फ़ायदा होगा। चलिए चीज़ों को शुरू करते हैं। और पहला क्वेश्चन जो हमें लगता है कि परीक्षा में यहाँ डेफिनेटली क्वेश्चन पूछा जाना चाहिए वो है, इंडियन पीनल कोड में काफ़ी बड़े चेंजेस हुए हैं। ये बिल अभी पास हो गया है और राष्ट्रपति की इसमें अनुशंसा मिल चुकी है, तो इस पर क्वेश्चन आ सकते हैं। जो हमारे अभी वर्तमान में जिन कानूनों के तहत आपराधिक प्रक्रियाएं या जो भी न्यायिक प्रक्रियाएं चलती थी उनको बदल दिया गया है पूरी तरह से, है ना। मतलब इसको 3 बड़े भागों में बांटा गया है, 3 बड़े इसके सेक्शन बने हैं, और इसके अंतर्गत हमारी पूरी न्यायिक व्यवस्था या पूरी हमारी जो जुडिशियल सिस्टम है वो इसमें शामिल होगा। तो इसके नाम अभी इसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस इस तरह बनने अभी कम हैं, ये धीरे धीरे इवोल्यूशन की तरफ जाएंगी चीज़ें। तो अभी जो मेन हमें कम से कम इतनी चीज़ें आनी चाहिए कि कौन कौन से वो मेन कानून है जिन्होंने रिप्लेस किया। पहला है भारतीय न्याय संहिता, जो हमारी आईपीसी है ना 1860 की, जो इंडियन पीनल कोड की, जिसपे आपके फौजदारी मुकदमे वगैरह सारे होते हैं, जो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स वगैरह के सारे मुकदमे, उसको चेंज किया है भारतीय न्याय संहिता ने। और इसने रिप्लेस किसको किया है? आईपीसी 1860 को, 1860 के कानून को, के पूरी कोड को, कानून के पूरे पूरे कोड को ही किया है। फिर दूसरा है भारतीय नागरिक सुरक्षा, ठीक है। इसने रिप्लेस किसको किया है? दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की जो है उसको रिप्लेस किसने किया है? भारतीय नागरिक सुरक्षा ने, है ना, इंडियन सिविल सिक्योरिटी। नेक्स्ट में भारतीय साक्ष्य अधिनियम, एविडेंस एक्ट के ऊपर, जो कि 1872 का जो भारतीय साक्ष्य निधि थी उसको रिप्लेस किया है इस अधिनियम ने। तो क्वेश्चन देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि किस कोड ने किसको रिप्लेस किया है, और इसके अंतर्गत बड़े अमूलचूल परिवर्तन किए गए हैं। इसमें अगर देखा जाए तो करीब 21 नए अपराधों को शामिल किया गया है। 41 अपराधों की जो सजा है जिस श्रेणी में, उसको बढ़ाया गया है। दुष्कर्म जैसे मामलों पे, बहुत जघन्य अपराधों पे सीधे मृत्युदंड से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा का प्रावधान रखा गया है। जैसे कि अब ये बोला गया है कि जो न्यायिक प्रक्रिया डिले होती थी उसके लिए ऐसे कोशिशें की गई हैं कि वो जल्द ही से चीज़ें पूरी हों ताकि सबको न्याय सुनिश्चित हो सके। कई बार हम सुनते हैं कि देर से मिला हुआ न्याय नहीं रह पाता है, इस पर भी ध्यान दिया गया है। इसके साथ साथ खास तौर से मॉब लिंचिंग, जैसे कुछ की पॉइंट्स बता दूँ, मॉब लिंचिंग को मृत्युदंड की श्रेणी में रखा गया है अगर भीड़ के द्वारा हमला किया जाता है भीड़ में। इसके साथ साथ नाबालिग से या 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे, लड़की से दुष्कर्म किया जाता है तो वह लाइफ इम्प्रिजनमेंट मतलब आजीवन कारावास से लेकर मृत्युदंड तक की सजा का प्रावधान उसमें किया गया है। इसके साथ साथ गैंग रेप के केस में भी मृत्युदंड से लेकर आजीवन कारावास तक का प्रावधान किया गया है। ये कुछ इसके की पॉइंट्स हैं जो हम लोगों को याद रखने बहुत ज़्यादा ही जरूरी हैं। नेक्स्ट पॉइंट की ओर अगर आप देखेंगे तो है मुख्य चुनाव आयुक्त को इलेक्ट करने का एक अधिनियम अभी पास हुआ है और ये जल्द ही कानून के रूप में बदल जाएगा। तो अभी क्या है कि हमारे, आपको पता है कि हमारा जो चुनाव आयोग है आर्टिकल 324, इसके तहत 2 निर्वाचन आयुक्त होते हैं और एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं। तो उसकी उनकी नियुक्ति, उनके भत्ते, वेतन भत्ते, सैलरी, सारी कुछ के ऊपर कुछ ये अमेंडमेंट का ये एक्ट आया था जिसमें कि कुछ बदलाव किए गए हैं। तो इसमें मुख्य रूप से जो क्वेश्चन बनेगा ये कि अब हमारे जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं इनकी नियुक्ति पैनल में कौन कौन शामिल होगा। इसका एक पैनल बनेगा जिसमें 3 लोग शामिल होंगे, एक भारत के प्राइम मिनिस्टर, एक भारतीय कैबिनेट के एक मंत्री, और तीसरे होंगे लीडर ऑफ अपोजिशन, विपक्ष के नेता। तो 3 लोगों के जो पैनल के द्वारा अब भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त को नियुक्त किया जाएगा, या उनकी अर्हता या उनके वेतन भत्ते इन सब में कोई भी अगर बदलाव होगा तो ये पैनल इस पर डिस्कशन लेगा। ठीक है, चलिए ये हो गया। नेक्स्ट है जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक भी पास हुआ है। इसमें क्या है आपको ध्यान देना है, इसमें ना जो रिस्ट्रक्चरिंग बिल था इसमें थोड़ा सा उन्होंने चेंज किया है। 83 सीटों से बढ़ा के 83 सीट से बढ़ा के 90 सीट्स कर दी गई हैं। ठीक है, 90 सीट्स।
इसमें आपको देखना होगा कि दो दो सीट्स ना कश्मीरी विस्थापित जो डिस्प्लेस्ड हैं उनके लिए आरक्षित की गई हैं, ध्यान देना होगा। और ये गवर्नर के द्वारा नियुक्त अपॉइंट किए जाएंगे या नॉमिनेट किए जाएंगे, और इसमें एक महिला होना आवश्यक है। एक इसमें जो स्थान होगा वो महिला के लिए रहेगा। तो इस हल्का सा ग्लिम्स मैंने इसका दिया है, बिकॉज इस पे से ये ब्रशअप की तरह क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है ना। अभी इससे रिलेटेड एक फैसला हो रहा है था, सुप्रीम कोर्ट में धारा 370 को लेकर बहस हुई थी, जो इसको पुनर्विचार याचिका दी गई थी, और उसमें खारिज कर दिया गया कि 370 को दोबारा से अब कुछ भी मतलब इसके बारे में सोचा नहीं जा सकता या फिर से इसको लागू करने का कोई विचार नहीं है। उसमें स्पष्ट डिसीजन अब दे दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। ठीक, नेक्स्ट है कि 2023 जो है हमारा मिलेट ईयर है, मोटे अनाज का वर्ष घोषित किया जा चुका है। आपको पता होगा 2023 को संयुक्त राष्ट्र के द्वारा, तो इसके तहत वेरियस प्रोग्राम्स भी चल रहे हैं, आपको पता होगा। अभी भारत और आसियान देशों का जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर का समिट हुआ, उसमें श्री अन्न पोषण करके एक महोत्सव भी हुआ, उसमें भी मिलेट यही मतलब मोटे अनाज ही फोकस में थे, तो थोड़ा ध्यान देना होगा। मोटे अनाज में वो सारे फसलें आती हैं जो कम पानी में आपको लोग देखने को मिलेंगी, जिसमें फाइबर की मात्रा ज़्यादा होती है, जैसे बाजरा हो गया, मक्का हो गया, है ना। नेक्स्ट है भारत का पहला एआई मॉडल, भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल अभी डेवलप किया गया है। उसका नाम क्या है? कृत्रिम, या हिंदी में आप जैसे कृत्रिम से सुना है ना, वही। इसको ध्यान दीजिएगा, पेपर में क्वेश्चन पूछ रहे हैं। अभी गूगल वाला मैंने बता दिया था कि जेमिनी है ना। तो इंडिया का पहला चैट जीपीटी टाइप का जो मॉडल है वो क्या है? कृत्रिम। पेपर में पूछ सकते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं? हिंद महासागर नौसेना समिट IONS इंडियन ओशन नेवल समिट कहाँ आयोजित किया गया? बैंकॉक में। 8वां समिट था ये बैंकॉक में आयोजित किया गया है। भारत की ही पहल पे ये इनिशिएटिव एक बार शुरू किया गया था भारतीय नौसेना के पहल पे। करीब 27 देशों के नौसैनिक पर्यवेक्षकों ने, ऑब्जर्वर्स ने रिप्रेजेंटेशन दिया है इसमें, और इसका लक्ष्य यही है कि हिंद महासागर के क्षेत्र में नौसैनिक गतिविधियों को किस प्रकार से मजबूत किया जा सके, सहयोग को मजबूत किया जा सके, और विजिलेंट हो इस पूरे इलाके में, है ना। उसके ऊपर ये समिट होता है, और अगले साल ये समिट इंडिया में होगा। जो 9वां इसका समिट होगा वो इंडिया में होगा, आपको ध्यान इसमें देना है। नेक्स्ट पॉइंट की ओर अगर चले तो इंटरनेशनल मरीन ऑर्गेनाइजेशन, हाँ, अंतर्राष्ट्रीय नौसेना संगठन, ये नौसेना नहीं, इंटरनेशनल समुद्री संगठन, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन, ये क्या है? ये एक समूह है जिसका भारत फिर से मेंबर बन गया है ना। लंदन में इसकी बैठक हुई थी इस संगठन की, जिसमें भारत को फिर से वोटों के आधार पे फिर से चुना गया है इसके मेंबर्स के रूप में। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई ये, ठीक है ना। भारत दुनिया के 10 उन देशों की लिस्ट में आता है जो मरीन ट्रेड बहुत बड़े पैमाने पे करता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर देखें तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। आपको पता है कि कोविड के दौरान लोगों को, गरीब लोगों को, गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को अन्न, मुफ्त अनाज प्रोवाइड किया गया था ताकि वो जीवन यापन कर सके। उस योजना को फिर 5 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। 2024 में ये खत्म हो रहा था मार्च में, तो इसको फिर से अब 2024 से अब 5 वर्ष के लिए इंक्रीज कर दिया गया है। इसमें पर हेड 5 kg आपको ना देखते हैं ना, राशन मिलता होगा, अलग अलग पदार्थ जो मिलते हैं, राइस, फिर कुछ गेहूँ। तो ये बहुत ही लैंडमार्क योजना मानी जा रही है इस समय फूड सिक्योरिटी को लेके, क्योंकि हंगर इंडेक्स भी हम लोगों का बहुत बढ़िया नहीं है। तो लगभग ये माना जाता है कि करीब 80 करोड़ लोग इस समय इस योजना का लाभ उठा रहे हैं, और ये निश्चित रूप से ऐसे आंकड़े हैं जो फूड सिक्योरिटी, जो भारत सरकार का एक वेलफेयर कह सकते हैं कि लक्ष्य भी है, राज्य के नीति निर्देशक हमारे सिद्धांत भी हैं, और ये हमारी सरकार के एक प्रकार से ड्यूटी भी है कि ये हमारे देश में कोई भी हंगर से होने वाली मौतें ना हो, अगर ऐसी हो रही हैं तो रिड्यूस हो बहुत तेज़ी से। इसके ऊपर किया गया ये काम लगातार चल रहा था। करीब 80 करोड़ लोग इस योजना से परोक्ष और अपरोक्ष रूप से जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो 5 वर्षों के लिए बढ़ गया भाई ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अगर हम चलते हैं, नितिन साहनी जी को याद रखिएगा। नितिन साहनी जी बहुत मजबूत, या कह सकते हैं कि बहुत फेमस व्यक्तित्व हैं। मोगली जो कार्टून आता था उसका म्यूज़िक उन्होंने दिया, इसके साथ साथ 70 यूनिक म्यूज़िक दे चुके हैं अलग अलग ऐसे एनिमेशन वीडियो में, एनिमेशन सीरीज़ में, है ना। तो उनको अभी ना जो बुकर प्राइज़ बढ़ता है, बुकर प्राइज़ जो लंदन में दिया जाता है ना, ब्रिटेन के द्वारा, उसमें किसको बुकर प्राइज़ दिया जाएगा उसका पैनल नियुक्त होता है ना, कि कौन चयन करने के लिए, उस चयन पैनल में शामिल हो गए हैं, भारतीय हैं नितिन साहनी जी। तो ये अपने आप में बहुत ही ज़्यादा प्रमुख और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। नेक्स्ट अगर हम चलेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है
33वां व्यास सम्मान किसको दिया गया है? पुष्पा भारती जी को दिया गया है। ये सारे सम्मान तो मैं कराऊंगा, खेल सम्मान भी है और राष्ट्रीय पुरस्कार भी हैं, ये सारे मैं एक पुरस्कार वाले में करा दूंगा। 33वां व्यास सम्मान किसको दिया गया? पुष्पा भारती जी। उनके उनके एक संस्मरण है, यादें यादें और यादें, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, पूछा गया है। ऑपरेशन वज्र प्रहार या मिलिट्री एक्सरसाइजेस के नाम से जानते हैं। भारत और अमेरिका के बीच में यह ऑपरेशन वज्र प्रहार हुआ है। लगातार ये हर वर्ष वार्षिक रूप से ये युद्ध अभ्यास होता है भारत और अमेरिका की सेनाओं का, और इस बार मेघालय के उमरई में ये एक्सरसाइज हुई है। तो मेघालय, ध्यान से, इंडिया। इसके बाद अगर हम चलेंगे तो विनबैक्स, ऐसा एक युद्ध अभ्यास है जो कि अब दिसंबर के आखिरी सप्ताह में भारत और वियतनाम के बीच में, इंडिया और वियतनाम, नाम से पता लगेगा विनबैक्स, ये भी लगातार होने वाली युद्ध अभ्यास की सीरीज है, ठीक है। नेक्स्ट है प्रणव माई फादर। ये एक बुक अभी हाल ही में पब्लिश हुई थी, विमोचन हुआ था इसका, और बहुत चर्चा में भी रही, थोड़ा विवादास्पद भी रही थी, क्योंकि राजनीतिक बैकग्राउंड से जो किताबें निकलती हैं उसमें कुछ विवाद के पुट जुड़ी जाते हैं। प्रणव माई फादर, हमारे जो पूर्व राष्ट्रपति थे डॉक्टर प्रणब मुखर्जी, उनके जीवन के ऊपर है, उनकी पुत्री शर्मिष्ठा मुखर्जी जी के द्वारा लिखित है ये। तो इसकी ऑथर कौन है? शर्मिष्ठा मुखर्जी जी हैं, और उन्होंने अपने फादर प्रणब मुखर्जी के जीवन के कुछ व्यक्तित्व के ऊपर चर्चा की है इसमें, ठीक है। आगे की ओर अगर हम देखें, हाँ तो इतना ही था। उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट्स आपको अच्छे लगे होंगे। मैं जो पॉइंट्स वाइज चीज़ें करा रहा हूँ इनको अच्छे से नोट कर लीजिएगा, इन पॉइंट्स पे अगर कुछ और भी मिले तो भी कर लीजिएगा। यकीन दिला रहा हूँ कि परीक्षा से पहले आपको इतने करंट्स मिल जाएंगे कि आप कोई भी मैगजीन जब उठा के देखेंगे तो आपको लगेगा हाँ ये पोर्शन मेरा पूरा है। उम्मीद करता हूँ लेक्चर अच्छा लगा होगा। चैनल पहली बार है तो सब्सक्राइब करिएगा और दोस्तों तक इसको शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू, बाय बाय।